गुड इवनिंग एवरीवन। लास्ट अपनी बात हो चुकी थी सेल बायो की, ठीक है। अगला जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं वो है प्लांट पैथोलॉजी, ठीक है। तो प्लांट पैथोलॉजी की स्टार्टिंग अपन करेंगे और सबसे समझते हुए चलेंगे। हाँ, टेस्ट का इस बार टेस्ट है आपका। कितने क्वेश्चन डाले हैं? 20 डाले। मैंने आपको बताया था कि इस टेस्ट में अपन सेल बायो के 15 क्वेश्चन देंगे और 5 क्वेश्चन देंगे मार्कर्स के। केवल मार्कर से 5 देंगे ताकि अपने एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस कवर हो सके, ठीक है। तो 15 अपन सेल बायो से, एग्जैक्ट देखा तो ऊपर नीचे हो सकता है, पर एक रफ आइडिया ये है अपना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान रहेगा सबको? चलो, ताकि सेल बायो भी अपना इस टेस्ट में, ताकि आगे पैथो भी रहेगा, फिर अपन उस हिसाब से कवर करते चलेंगे। तो अपन बात करते हैं सबसे पहले प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी को एक नाम और भी बोल सकते हो, फाइटोपैथोलॉजी। क्या बोल सकते हैं? फाइटोपैथोलॉजी। और पैथोलॉजी मतलब आप कई बार सुनते हो पैथोलॉजिकल लैब, ठीक है, जहां पर डिजीज से रिलेटेड कोई बात लैब के अंदर होती है, वो स्पेशली होती है ह्यूमन के लिए। आप हॉस्पिटल में जाते हो, होता है पैथोलॉजिकल लैब, तो वो डिजीज से रिलेटेड आपके टेस्ट वगैरह वहां पर कोई होते हैं। तो अपन सारी बात करेंगे प्लांट्स की। प्लांट्स के अंदर आपको जो पैथोलॉजी की बात करनी है, सबसे पहली तो बात सबसे इजी से शुरुआत करते हैं, फादर से, ठीक है। तो पैथोलॉजी के जो फादर हैं कौन है आपके वर्ल्ड के, जो है वो है एंटोन डी बेरी, ठीक है। और इंडिया के जो है वो कौन है? ईजे बटलर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये अपन सबसे पहली बात। अब पैथोलॉजी के अंदर क्या चीजें आएगी? सबसे पहली बात, यहां पर 3 चीजों की स्टडी कहते हैं। स्टडी ऑफ कॉजल ऑर्गेनिज्म या स्टडी ऑफ कॉजेज, किस चीज के? प्लांट डिजीजेस के कॉज। दूसरी बात उनके सिम्टम्स। और तीसरा उनका आएगा मैनेजमेंट या कंट्रोल। कौन डिजीज कर रहा है, क्या उसका एडवर्स इफेक्ट पड़ रहा है, और उसको कैसे कंट्रोल या मैनेज करना है, वही आपके पैथोलॉजी के अंदर 3 चीजें आती हैं। ध्यान रहेगा। तो अपन इसके डेफिनेशन और फादर से शुरू करते हैं, फिर आगे की बात लिखते चलेंगे। तो अपन सबसे पहले लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी। प्लांट पैथोलॉजी, सबसे पहले फादर की बात करते हैं। तो इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये तो कई बार बनता रहता है, और हमेशा बताएं जब तक फादर आपको इंडिया का नहीं बोला जाए, हमेशा आंसर किसका देना है? वर्ल्ड का। तो जो वर्ल्ड में फादर है पैथोलॉजी के, वो कौन है? प्लांट पैथोलॉजी के एंटोन डी बैरी, ठीक है। दूसरी बात, इंडिया में जो है वो कौन है? ईजे बटलर। साथ ही और बात ध्यान रख ले, माइकोलॉजी और एक अपन बात करेंगे। माइकोलॉजी मतलब होता है स्टडी ऑफ फंजाई। क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ फंजाई। इसी में इसके जोड़ रहे हैं क्योंकि एंटोन डी बारी को फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ मॉडर्न माइकोलॉजी, आधुनिक कवक विज्ञान के जनक। माइकोलॉजी मीन्स कवक विज्ञान, स्टडी ऑफ फंजाई। तो फिर दिमाग में आता है कि माइकोलॉजी के फादर कौन है? फिर पी के, ठीक है ना। माइकोलॉजी वर्ल्ड के अंदर जो है पीए मिचेली, जिसको हिंदी में कहते हैं, या पीए माइकेली पढ़ लो आप, ठीक है। तो ये वर्ल्ड के हो गए। तो फिर इंडिया में कौन है भाई? ठीक है, इंडिया में है ईजे बटलर, सेम पैथोलॉजी वाले। इंडिया में ईजे बटलर। बाकी और भी ढेर सारे आते रहेंगे, जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे उसके साथ ही साइंटिस्ट की बात करेंगे। तो यहां पर मैंने माइकोलॉजी और प्लांट पैथोलॉजी के बता दिया, इसलिए बता दिया क्योंकि एंटोन डी बारी के माइकोलॉजी से रिलेटेड भी बात है। तो एक बार ये नोट करो, कहीं डाउट रहता है तो पूछ लेना, पहले इसको नोट कर ले।
कर लिया नोट सबने? तो एंटोन डी बारी वर्ल्ड में फादर है आपके पैथोलॉजी के, और वर्ल्ड नहीं भी बोला जाए तो यही है। इंडिया का जब बोल दिया जाए तो ईजे बटलर है। पैथोलॉजी एज वेल एज माइकोलॉजी दोनों में ही इंडिया में जो है वो ईजे बटलर है। माइकोलॉजी के फादर है पीएम माइकेली। दूसरा वर्ल्ड के अंदर है, सिंपल सा ध्यान रखना। और मॉडर्न माइकोलॉजी अगर पूछ लिया गया तो एंटोन डी बारी ही है जो मॉडर्न की। अब दिमाग में आता है सर मॉडर्न पैथोलॉजी पूछ ले, तो जहां कुछ नहीं बताया वो खुद ही है। मॉडर्न पैथोलॉजी पूछ ले वर्ल्ड के, एंटोन डी बारी। इंडिया के पूछ ले बट अलग से नहीं लिखा तो वही है, और अलग से लिख दे तो बात अलग है, ध्यान रहेगा। ठीक है, इसके अलावा अपन जो बात आते हैं इसकी सीधी सी डेफिनेशन पर लेते हैं। तो पैथोलॉजी की जो डेफिनेशन है उसको लेते हैं प्लांट पैथोलॉजी। तो सबसे पहले यहां पर अपन बड़ी लंबी नहीं करके मेन चीज पे आते हैं, स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेस। स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीजेस, और इसी को बोलते हैं इटियोलॉजी। क्या कहते हैं? इटियोलॉजी। दूसरा लोसेस, सिम्टम तो अपन चलो आ जाएंगे। लोसेस कॉज्ड बाय प्लांट डिजीजेस, कॉज्ड बाय डिजीजेस, सारी बात प्लांट की हो रही। एंड कंट्रोल मेजर्स ऑफ प्लांट डिजीजेस। पूरी बात शॉर्ट में लिख सकता था लेकिन इसको समझने में दिक्कत नहीं आया। यानी कि कुल मिला के कहा जाए तो डिजीज के कॉज, प्लांट डिजीज के, उनसे होने वाला नुकसान और उनके कंट्रोल मेजर, इन तीनों चीज को ही कहा जाता है प्लांट पैथोलॉजी। कई बार पूछ लिया जाए व्हाट इज द इटियोलॉजी। इटियोलॉजी मींस द स्टडी ऑफ कॉजेज ऑफ डिजीज। कोई डिजीज किस वजह से हो रही है उसकी स्टडी करना ही कहलाता है आपके इटियोलॉजी। तो वो डेफिनेशन भी इसी में छोटी सी अपन ने इंक्लूड कर दी, ध्यान रहेगा। दूसरी बात, प्लांट पैथोलॉजी का जो किन किन टर्म से बना उसको भी समझ ले। प्लांट पैथोलॉजी, इसे हमने एक नाम और दिया था फाइटोपैथोलॉजी। क्या कहा? फाइटोपैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी, इसकी अगर हम बात करें, तीन वर्ड से मिलकर बना है, और तीनों ही वर्ड है ग्रीक वर्ड है। कैसा है? ग्रीक वर्ड। तीन है, सबसे पहला फाइटोन, दूसरा पैथोज, और तीसरा लोजी या लोगस, जिसको अपन कह देते हैं लोगोस। इन तीन वर्ड से मिलकर बना है। फाइटोन मीन्स होते हैं आपके पैथोजन, या सॉरी, फाइटोन मीन्स तो प्लांट, पैथोज मीन्स सफरिंग और एलिमेंट्स जिनसे डिजीज हो रही है। सफरिंग यानी कि रोग, इसका मतलब होता है एलिमेंट्स। और तीसरा होता है लोगोस मीन्स स्टडी, यानी कि देखो इसका मतलब क्या हुआ यहां पर, डिजीज अपन कह देते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है? डिजीज। तो स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस, स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस क्या है कहते हैं? प्लांट पैथोलॉजी या फाइटोपैथोलॉजी। तो डायरेक्टली अपन यहां पर इसका ओवरऑल मीनिंग निकाल सकते हैं कि ये क्या है? स्टडी ऑफ प्लांट डिजीजेस। नोट कर लें इसको, कौन कौन से टर्म है, किस टर्म का क्या मीनिंग है, और कौन सी लैंग्वेज के हैं। एलिमेंट्स बोलते हैं, AILMENTS। डिजीज, इनका वास्तविक मीनिंग जो है वो है रोग, सफरिंग। ठीक है, अपन बोलते हैं ना सफर, कई बार बोलते हैं कि आर सफरिंग फॉर, आई एम सफरिंग फ्रॉम कोल्ड, मतलब मुझे क्या बोलते हैं, जुकाम लग रहा है। उसी तरीके से तो सफरिंग का मतलब होता है डिजीज या एलिमेंट्स कुल मिला के। तो पैथोज जिनसे डिजीज हो रही है या डिजीज, और प्लांट की स्टडी जो डिजीज की है उसे कहेंगे फाइटोपैथोलॉजी या प्लांट पैथोलॉजी। तो ये टर्म्स का आपको पता होना चाहिए, कई बार मीनिंग पूछ लिया जाता है इनका। क्लियर है बात? सिंपल सा है, बढ़े आगे।
चलो ये तो थी बात डेफिनेशन की। अब पैथोलॉजी की हमने डेफिनेशन समझ ली, अब अपन आते हैं छोटी छोटी टर्मिनोलॉजी को लेते हुए चलते हैं, तो जो आपके कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन बना देती है और कई सारी आपको आगे पढ़ने के लिए बड़ी जरूरी रहेगी। तो ये सबने कर लिया नोट। इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी अपन छोटी सी हेडिंग लेते हैं। जिसमें सबसे पहले लेते हैं डिजीज। डिजीज होती है क्या? एबनॉर्मल कंडीशन इन प्लांट्स कोज ड्यू टू बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। हो सकता है वो पैथोजन से, लिविंग फैक्टर से हो, या फिर नॉन लिविंग से भी हो सकती है। तो जो भी प्रॉब्लम हो रही है, तो सिंपल सी डेफिनेशन लिखते हैं, समझ भी लेते हैं। एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लांट कॉज ड्यू टू बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स। तो एबनॉर्मल कंडीशन ऑफ प्लांट कॉज ड्यू टू बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स, मतलब कई बार कह दिया जाता है कि डिजीज है। अब आप कई बार बोलते हो खेरा डिजीज ऑफ राइस, तो खेरा डिजीज किसकी वजह से हो रही है? किसकी डेफिशिएंसी की वजह से? जिंक की डेफिशिएंसी। क्या जिंक कोई पैथोजन है? नहीं है। ठीक है, तो वो क्या है? एबायोटिक फैक्टर है। और बायोटिक तो हमारे वायरस से होने वाली, बैक्टीरिया से होने वाली, फंजाई से होने वाली, माइकोप्लाज्मा से होने वाली, वो सब बायोटिक है। तो जनरली हम इन सबको डिजीज ही मानते हैं। भाई आप खेरा डिजीज की बात कर लिए, या फिर और भी कुछ भी, जो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी जो आप सॉइल के अंदर पढ़ते हो, वो भी डिजीज अपन कह देते हैं, और आप बोलते भी हो। लेकिन वास्तव में उन्हें डिजीज नहीं बोल के हमें सही बात बोलना चाहिए, डिसऑर्डर। क्या बोलना चाहिए? लेकिन उनको डिजीज ही कहते हैं, खेरा डिजीज ऑफ राइस। क्वेश्चन में ऐसा लिखेगा, लेकिन हम उसको ये नहीं कहेंगे क्वेश्चन गलत है, ठीक है, क्योंकि इसी एक जनरल टर्म है डिजीज तो। और पर्टिकुलरली अगर उसे कहा जाए कि एबायोटिक फैक्टर से जो प्लांट को प्रॉब्लम हो रही है, उसे कहेंगे डिसऑर्डर। जो कि डिसऑर्डर उनको बोलते हैं जो नॉन इन्फेक्शियस है। पैथोजन से अगर होगी तो वो इन्फेक्शियस होगी। ऐसा नहीं है कि इस खेत में अगर खेरा डिजीज है तो पड़ोस के खेत में होगी, अगर वहां पर भी जिंक की डेफिशिएंसी है तो होगी, नहीं तो नहीं होगी। जबकि यहां पर अगर कोई बैक्टीरिया की डिजीज है तो पता चला वो बैक्टीरिया स्प्रेड होकर अगले खेत में भी पहुंच गया, मतलब वो क्या? इन्फेक्शियस है, संक्रमणकारी है। ठीक है, यानी कि ये डिसऑर्डर इन्फेक्शियस नहीं होते हैं। तो सिंपल से ध्यान रखेंगे, डिजीज ड्यू टू एबायोटिक और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स, एबायोटिक फैक्टर्स और नॉन इन्फेक्शियस एजेंट्स। दोनों तरीके से डेफिनेशन बोल दे तो ध्यान रखना है, इन्फेक्शियस एजेंट्स। सिंपल सी बात ध्यान रह जाएगी कि ये डिजीज जनरल टर्म है, और डिजीज जो एबायोटिक से होती हैं उसको हम बोल देते हैं डिसऑर्डर बोल देते हैं, ध्यान रहेगा। अगला है पैथोजन। सभी को पता है, पर एक छोटा सा टर्म लिख देंगे कि एजेंट दैट कॉज डिजीज, जो डिजीज कॉज कर रहा है उसको क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है। तो पैथोजन, एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज, वो बैक्टीरिया हो सकता है, वायरस हो सकता है, फंजाई हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एनी एजेंट दैट कॉज डिजीज। उसे क्या देते हैं? पैथोजन। दूसरा आपके ध्यान रखना, एक होता है साइन। डिजीज होगी, एक टर्म होता है साइन, एक होता है सिम्टम्स। एक होता है साइन, दूसरा सिम्टम्स। तो क्या होता है फर्क दोनों में? देखते हैं। साइन का मतलब होता है कि अपन खेत में गए, अपने को पैथोजन दिखा, या पैथोजन का कोई पार्ट आपको अगर वहां पर देखने को मिलता है, फॉर एग्जांपल स्पोर्स हो सकते हैं, कोई पैथोजन या पैथोजन का पार्ट आपको फील्ड के अंदर क्रॉप पे अगर दिखा, तो वो साइन है, चिन्ह है कि हमें पता चल गया कि ये डिजीज इस पैथोजन से, या ये डिजीज। और होता है सिम्टम। तो पैथोजन की वजह से प्लांट्स के अंदर इंटरनल या एक्सटर्नल जो इफेक्ट देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं सिम्टम। दोनों का फर्क समझ में आया? खेत में आप गए, आपको या तो पैथोजन ही दिख गया, या पैथोजन का कोई पार्ट, स्पोर वगैरह आपको वहां दिख गया और आपने पहचान लिया कि ये वाली डिजीज है। दूसरा ये होगा कि आप उसको सिम्टम से भी पहचान सकते हो। सिम्टम क्या होगा कि पैथोजन नहीं दिखेगा, लेकिन पैथोजन ने जो नुकसान पहुंचाया वो बाहरी हो सकता है या इंटरनल भी हो सकता है, उसको कहते हैं सिम्टम।
और ऐसा एक टर्म और आएगा जिसको कहते हैं सिंड्रोम। क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। जैसे HIV एड्स होता है, उसमें एक सिम्टम नहीं होते, कई सारे होते हैं। जैसे कोरोना था, एक सिम्टम था क्या? नहीं। आप कहते खांसी जुकाम सांस लेने में दिक्कत, बहुत सारी चीजें आप पढ़ते थे। तो वो जब एक किसी डिजीज का एक सिम्टम नहीं होकर बहुत सारे सिम्टम होते हैं तो उसे बोलते हैं सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो ये अपन दोनों डेफिनेशन भी नोट कर लेते हैं, आप साथ में नोट कर लो भली। तो साइन सबसे बोलेंगे पैथोजन और इट्स पार्ट्स, पैथोजन और इट्स पार्ट्स प्रेजेंट ऑन प्लांट के दो या होस्ट के दो, होस्ट अभी आपको आगे बता दूंगा। प्रेजेंट ऑन द होस्ट, या प्रेजेंट की बजाय और लिखे सीन, जो अपन को वहां पर देखने को मिलेगा, सीन ऑन द होस्ट। और सिम्टम क्या हो जाएगा आपका? सीधा सा कहेंगे एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल और इंटरनल रिएक्शन प्रोड्यूस बाय द प्लांट the plant as a result of disease। और एक और मैंने यहां पे बताया सिंड्रोम, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, सिंपल सा। वापस कंपेयर कर लेंगे। नोट कर लें इसको। कर लिया नोट क्या? बढ़े आगे। तो बड़ी आसान सी चीज है, डिजीज जब एबनॉर्मल कंडीशन होती है प्लांट के अंदर, चाहे बायोटिक फैक्टर से हो या एबायोटिक से, उसे डिजीज कह देते हैं, जिसको आप हिंदी में रोग कह देते हो। ठीक है। दूसरा डिसऑर्डर, डिसऑर्डर को बोलते हैं विकार। क्या बोलते हैं? विकार। जो किसकी वजह से होता है? केवल एबायोटिक फैक्टर से। बायोटिक से होने वाला इन्फेक्शियस होता है, एबायोटिक फैक्टर से होने वाला नॉन इन्फेक्शियस। हमें सभी को पता है कि नॉन एबायोटिक फैक्टर्स कभी भी इधर से उधर नहीं फैल सकते हैं। दूसरी बात, पैथोजन, कोई भी एजेंट जो डिजीज कॉज कर सकता है उसको पैथोजन कहते हैं। साइन, पैथोजन या उसका कोई पार्ट आपको प्लांट के ऊपर देखने को मिलता है, होस्ट के ऊपर देखने को मिलता है, उसे बोलते हैं साइन। सिम्टम्स जो होते हैं प्लांट्स के अंदर, जो एक्सटर्नल या इंटरनल रिएक्शन देखने को मिलती है डिजीज होने की वजह से। ठीक है। जैसे आपके तो येलोइंग होगी, जैसे आपको ड्रूपिंग होगी, पौधा मुरझा के सूख गया। ठीक है। अलग अलग सिम्टम अपन देखेंगे तो वो क्या हो जाते हैं? सारे सिम्टम बोलते हैं उनको। ठीक है। उसके अलावा सिंड्रोम एक नहीं, किसी डिजीज के बहुत सारे सिम्टम हम बात करेंगे। ठीक है। तो जैसे आप डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू में एक स्टंटिंग देखने को मिल जाती है, लीव्स पे येलोइंग दिखने को मिल जाती है, लीव्स के नीचे कॉटनी आपके क्वेश्चन लाइक ग्रोथ देखने को मिलती है। तो एक नहीं, कई सारे सिम्टम है किसी डिजीज के, तो उसे क्या कह देंगे? सिंड्रोम। डेफिनेशन आ जाए तो ध्यान रहे। बढ़े आगे। चलो अगला जो अपन यहां पर देखते हैं जिसको कहेंगे, एक तो होता है पैरासाइट। अभी उसकी वजह से थोड़ी आगे बात करनी, तो पहले मैं ले लेता हूं होस्ट। एक्चुअली क्या होगा, होस्ट और पैरासाइट तो सभी को पता होना ही चाहिए। होस्ट वो होता है जिससे न्यूट्रिशन लिया जाए, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे को आपका न्यूट्रिशन लिया जाता है उसको कहता है होस्ट। ठीक है। और दूसरा होगा पैरासाइट, वो पैथोजन जो आपके न्यूट्रिशन लेता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उसे अपन क्या कहेंगे? पैथोजन। तो यहां पर सीधा सा कहेंगे ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन फ्रॉम न्यूट्रिशन फ्रॉम, ऑर्गेनिज्म दैट ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो जीवित जीव से, लिविंग ऑर्गेनिज्म से जो आपके न्यूट्रिशन लेता है उसे आप बोलते हो पैरासाइट।
हिंदी में बड़ा अच्छा नाम है, परजीवी, जीव से जो न्यूट्रिशन ले, ठीक है, से होस्ट। अब ये लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे पैरासाइट न्यूट्रिशन ले रहा था वो क्या है, होस्ट। तो मुझे लिखने की कोई बड़ी ऐसी टेंशन नहीं है, सिंपल सा एक लिख देता हूं, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। बड़ा सिंपल सा है, दोनों डेफिनेशन लिखने की जरूरत ही नहीं वैसे, फ्रॉम विच पैरासाइट ऑब्टेन न्यूट्रिशन। यानी कि होस्ट क्या हो गया हमारी पैथोलॉजी के अंदर, प्लांट पैथोलॉजी में, वेरी गुड, प्लांट्स होंगे। जितनी भी हमारी क्रॉप्स है, प्लांट्स है, वो सारे हमारे क्या है, होस्ट है। और जो भी पैथोजन है वो सारे, मतलब डिपेंड करेगा वो कैसे हैं। अगर वो क्रॉप से ही ले रहे हैं तो वो पैरासाइट होंगे, जबकि और भी कुछ क्लासिफिकेशन है ऑब्लिगेट, और वो भी बात अपन करेंगे, तो एक बार ये नोट कर लो। चलो और भी आगे देखते चलते। एक होता है इन्फेक्शन। क्या होता है, इन्फेक्शन। इन्फेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई भी पैथोजन है उसका होस्ट में एस्टेब्लिश होना, ठीक है। जैसे आपका सिंपल सा, आप कोरोना होता था तो अपने को क्या पता था कि कोई पैथोजन है हमारे बॉडी कांटेक्ट में आया और हमारी बॉडी के अंदर वो फैलना शुरू हुआ, उसने अपना जो है असर दिखाना शुरू करा, उसको बोला इन्फेक्शन। जब तक हमारे बॉडी के कांटेक्ट में नहीं आया वो हमें पता भी नहीं चलेगा, जब तक उसका कोई सिम्टम नहीं दिखेगा। तो प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट इज कॉल्ड इन्फेक्शन। तो पैथोजन का एस्टेब्लिश होना उसे कहते हैं इन्फेक्शन। द प्रोसेस ऑफ establishment of pathogen in the host। एक वर्ड आएगा इन्वेजन। क्या कहते हैं, इन्वेजन। इन्वेजन का मतलब है कि आपने देखा एक प्लांट पे कोई डिजीज थी और थोड़े दिन में गए तो पूरे खेत में फैल गई। स्प्रेड होना डिजीज का, पैथोजन का स्प्रेड होना, वो क्या कहलाता है, इन्वेजन, स्प्रेड ऑफ पैथोजन। इन्वेजन बोला जाता है। तो इन्फेक्शन और इन्वेजन का फर्क हमें पता होना चाहिए। दूसरा, इसको ऐसा भी कह सकते हैं, ग्रोथ ऑफ पैथोजन इनसाइड द होस्ट, या इतना ही लिख दो आप तो सबसे इजी वाला, वो अपने लिए ठीक है। एक वर्ड और आपको पता होगा, कभी आपने सुना होगा, इन्फेस्टेशन। एक होता है इन्फेक्शन और एक होता है इन्फेस्टेशन। जैसे सीड होता है, अगर कोई सीड के अंदर दो पैथोजन हो सकते हैं, एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक पैथोजन है जो सीड की सरफेस होता है, वो अंदर नहीं है, उसको बोलते हैं सीड, मतलब आप कहोगे डिजीज इन्फेस्टेशन हो गई, ठीक है। और अंदर अगर वो है सेल के अंदर, तो सीड के अंदर में, तो अपन कहेंगे सीड इन्फेक्शन हो गया है, सीड के अंदर डिजीज का इन्फेक्शन हो गया है। तो इन्फेस्टेशन होता है वो हमेशा सरफेस पे होता है, तो वो अपने को यहाँ लिखने की जरूरत नहीं, अपन लिख देते हैं। चलो एक वर्ड उसको भी लिखिए, इन्फेस्टेशन। वैसे इन्फेक्शन हमारे लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, इन्फेस्टेशन। प्रेजेंस ऑफ पैथोजन ऑन सरफेस। सरफेस ऑफ होस्ट, सरफेस पर अगर है, अंदर नहीं जा रहा है, केवल सरफेस पे, ये तो उसे बोला जाता है इन्फेस्टेशन। स्पेलिंग में हल्की सी मिस्टेक है, पूरी कर देते हैं, इन्फेस्टेशन। एक होगा इनोकुलम। इनोकुलम भी अच्छा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको बता दूंगा अभी थोड़ी देर में। इनोकुलम, इनोकुलम को हिंदी में बोलते हैं निवेश द्रव्य। तो इनोकुलम तो हम सीधा सा ऐसा मान के चलते हैं कि जैसे हमारे दही जमाने के लिए हमें क्या चाहिए, जामन चाहिए होता है, ठीक है। चाहे छाछ लो, चाहे आप थोड़ा दही लो, तभी आपका दही जमेगा, ठीक है। उसी तरीके से आपके डिजीज होने के लिए कहीं से तो पैथोजन चाहिए। और स्पेशली इसको ऐसा बोल दिया जाता है कि पैथोजन का वो पार्ट, पैथोजन का वो पार्ट जो आपके होस्ट के कांटेक्ट में आता है, उसके लिए टेक्निकली बोला जाता है इनोकुलम। बाकी तो इसको ऐसा भी कह सकते हैं, जिस तरीके से कोई पैथोजन इनिशियली जो प्रेजेंट है वो ही इनोकुलम होता है। तो एक छोटी सी अपन लिख देते हैं डेफिनेशन, एनी पार्ट ऑफ पैथोजन, एनी पार्ट ऑफ पैथोजन दैट कैन कॉज इंफेक्शन। कैसे, अभी बताता हूं।
एक बार नोट कर लो उसको। कर लिया नोट? होस्ट और पैरासाइट तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सबसे इजी है। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जिससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं वो होस्ट है और जो ले रहा है वो पैरासाइट है। ठीक है, दूसरी बात आती है यहां पर इन्फेक्शन की। भाई इन्फेक्शन होना कोई भी डिजीज का, चाहे ह्यूमन में हो चाहे प्लांट्स में हो, मतलब पैथोजन आया और आपकी सेल में एस्टेब्लिश होगा तभी आपके सिम्टम आने शुरू होंगे। तो ये जो है वो कहलाएगा इन्फेक्शन, प्रोसेस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इन द होस्ट। ठीक है, तो इसे बोलेंगे इन्फेक्शन। दूसरी बात इन्वेजन, पैथोजन का स्प्रेड होना। मान लो किसी को वायरल बुखार हो रहा है, दूसरों को भी फैल गया, तो वो क्या हो गया? इन्वेजन हो गया। ध्यान रहेगा। इन्फेस्टेशन का भी टर्म आ जाएगी, स्पेशली सीड डिजीजेस के लिए आता है, सीड के लिए जो बात करते हैं। तो अगर सरफेस पर अगर वो आ रहा है पैथोजन और अंदर नहीं पहुंच पा रहा है तो वो इन्फेस्टेशन माना जाता है, और जो सेल के अंदर तक डीप अंदर पहुंचता है तो उसे बोलते हैं इन्फेक्शन। ये जनरली सीड से रिलेटेड बात आती है तो मैं बताते हैं। इनोकुलम, इनोकुलम का मतलब पैथोजन का कोई भी पार्ट जो डिजीज करने की कैपेसिटी रखता है उसे बोला जाता है इनोकुलम। स्पेशली बात आती है स्पोर्ट्स की। क्या बात आती है? स्पोर्ट्स की। ठीक है, तो जैसे कई बार क्या होता है कि आपके कोई कोई डिजीज है, वो एयरबोर्न है, कोई सॉइल बोर्न है, कोई सीड बोर्न है, तो अब उनके अंदर पैथोजन का कोई पार्ट है, यानी कि उनके स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और उनकी वजह से डिजीज हो जाती है। पैथोजन नहीं भी होते हुए उनके स्पोर्स से कई बार डिजीज हो जाती है, तो उसे आप क्या कहते हो? इनोकुलम। कुल मिला के पैथोजन का वो पार्ट जो डिजीज कर सकता है वो इनोकुलम कहलाता है। एक छोटी सी डेफिनेशन और ध्यान रखते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड। क्या कहते हैं? इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन का पीरियड का मतलब ये टाइम पीरियड है कि जैसे फॉर एग्जांपल पहले कोरोना चलता था तो अपन क्या करते थे कि अपन किसी से बाहर कांटेक्ट में होके आ गए और अपने को सिम्टम लगते हैं, मेरे को तो हुआ ही नहीं भाई, मैंने मास्क पहना है, नहीं पहनता हूं तो नहीं होता मेरे। ठीक है, लेकिन पता चला कि उसके सिम्टम आ रहे 5 दिन बाद आपकी बॉडी में और आपको स्टार्ट हुआ। तो ये जो टाइम पीरियड होता है, द पीरियड बिटवीन द इंफेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम इज कॉल्ड इंक्यूबेशन। सॉरी, कई बार आपके डिजीज फील्ड में आ गई लेकिन उनके सिम्टम आने में 5 दिन लग रहे, 10 दिन लग रहे, 2 दिन लग रहे, जो भी टाइम पीरियड लग रहा है उसे कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। किसके बीच का? इन्फेक्शन होना और सिम्टम आने के बीच का जो टाइम पीरियड है। तो वो भी डेफिनेशन नोट कर लेते हैं। ये किसका? इन्वेजन मतलब होता है फैलाव, डिजीज का फैलना, पैथोजन का फैलना। खेत में अपन गए, शुरू में क्या होगा? एक ही पौधे पे होगा, आपने अगर उसको कंट्रोल नहीं करा, दवाई नहीं छिड़की, या उसको आपने किसी तरीके से कंट्रोल नहीं करा तो क्या होगा? धीरे धीरे सारे पौधों फैल जाएगा। तो इसे बोला जाता है इन्वेजन, फैलना। हाँ, ये तो बड़ी आसान चीज है बेटा। जो मतलब जो पैथोजन लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहा है वो क्या है? पैरासाइट। हिंदी का कहता है परजीवी। ठीक है, और आप दूसरा बोलते हो होस्ट, जिसको बोलते हैं परपोषी। परपोषी जिससे पोषण दे रहा है, और परजीवी जो आपके पोषण ले रहा है। तो सीधा सा आपकी जितनी फसलें हैं वो क्या है? सारी होस्ट है। ठीक है, और दूसरा आपके क्या होता है कि जो भी आपके उनसे न्यूट्रिशन ले रही, जितनी भी आपकी डिजीज जो खेतों में दिख रही, वो सब क्या हो गई? पैरासाइट हो गई। बड़ा आसान सा, ये नोट कर लिया सबने? तो एक अपन इंक्यूबेशन पीरियड और नोट करते हैं। टर्मिनोलॉजी कई बार क्वेश्चन बना देती है तो अपने को ध्यान होना चाहिए। इंक्यूबेशन पीरियड क्या कहेंगे? डेफिनेशन, टाइम गैप बिटवीन infection of the disease and the appearance of symptoms and the appearance of the symptoms. डिजीज के इंफेक्शन होने से लेकिन सिम्टम के आने तक का जो टाइम गैप है उसे ही कहा जाता है इंक्यूबेशन पीरियड। ठीक है ना? अब अपन सिंपल सा एक ध्यान रखेंगे कि पैरासाइट तो हमने समझ लिया, पैरासाइट की एक छोटा सा यहां पर दोनों टाइप भी देख लेंगे। पैरासाइट हम दो तरीके से बात कर सकते हैं। एक होते हैं ओब्लिगेट पैरासाइट। क्या होते हैं?
ऑब्लिगेट पैरासाइट। हिंदी का कोई टर्म चाहिए तो बता देना, मैं सारे नहीं बता रहा हूं, पर आप पूछोगे तो बता दूंगा। ऑब्लिगेट पैरासाइट को बोलते हैं अविकल्पी परजीवी। क्या बोलते हैं? अविकल्पी। ऑब्लिगेट मतलब इनके पास कोई ऑप्शन है ही नहीं, अविकल्पी, कोई विकल्प नहीं है, इनको लिविंग ऑर्गेनिज्म से ही न्यूट्रिशन लेना है, और अगर लिविंग नहीं मिला तो ये मर जाएंगे, लेकिन मृत कार्बनिक पदार्थ से, इनके डेड ऑर्गेनिक मैटर से कभी भी न्यूट्रिशन नहीं लेते, नॉन लिविंग मैटर से कभी भी नहीं लेंगे। ठीक है, वो होते ना कोई उसूल वाले, ये उसूल वाले ही है। ठीक है, तो इनको बोलते हैं सीधा सा कि इन्हें बायोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बायोट्रॉप्स। बायो मतलब लिविंग से। ठीक है, तो बायोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ऑब्लिगेट पैरासाइट भी बोलते हैं। कैन लिव एंड मल्टीप्लाई ओनली ऑन, कैन लिव एंड मल्टीप्लाई ओनली ऑन लिविंग होस्ट, ओनली ऑन लिविंग ऑर्गेनिज्म कह दू चाहे। तो ऑब्लिगेट का मतलब कंपल्सरीली ये पैरासाइट ही है, ये लिविंग से ही अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं, नॉन लिविंग से नहीं ले सकते हैं। ठीक है, दूसरा अपन आते हैं इधर, जिसको बोलेंगे फैकल्टेटिव पैरासाइट। क्या कहेंगे? फैकल्टेटिव पैरासाइट। इनको बोलते हैं विकल्पी परजीवी, विकल्पी परजीवी। अब फैकल्टेटिव पैरासाइट वो होते हैं जो वास्तव में, देखो नाम से कैसे याद रखना है, ये हमेशा डेफिनेशन गड़बड़ हो जाती है। वास्तव में जैसा बोला फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो ये एक्चुअल में तो है सेप्रोफाइट। क्या है? सेप्रोफाइट। डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, मृत जीवों से अपना पोषण लेते हैं, लेकिन अगर इन्हें नॉन लिविंग नहीं मिलेगा तो ये लिविंग से भी काम चला लेंगे, यानी कि ये इनके पास पैरासाइट बनने का विकल्प है, ये फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ये एक्चुअल में क्या है? सेप्रोफाइट है। तो यहां पर छोटी सी इसकी डेफिनेशन भी नोट करेंगे अपन, और बोलेंगे ये क्या होता है? लीव एज सेप्रोफाइट बट लीव एज सेप्रोफाइट। सेप्रोफाइट क्या है अभी वो बता देंगे। but in certain condition they can obtain nutrition from living organisms. यानी कि वास्तव में तो ये क्या थे? सेप्रोफाइट थे, डेट से काम चलाते थे, लेकिन इनको मृत कार्बनिक यानी नॉन डेड मटेरियल नहीं मिला तो किससे काम चलाएंगे? लिविंग से। यानी कि इन्हें पैरासाइट बनने का ऑप्शन मिलता है, ये पैरासाइट बन सकते हैं, इसलिए इनको बोलते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट बोलते हैं। कुछ एग्जाम्पल भी देखते हैं इनके साथ में, ताकि आपको हल्का सा ध्यान भी रहे। तो इसके अंदर सबसे पहले इंपॉर्टेंट देख लेते हैं, रस्ट जो होती है वो ऑब्लिगेट पैरासाइट होती है। रस्ट, अलग अलग टाइप की जो भी रस्ट है वो किसमें आएगी? ऑब्लिगेट पैरासाइट में, है ना। दूसरा इसके अंदर ध्यान रखेंगे पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू, आगे पूरी बात आएगी कौन से पाउडरी मिल्ड्यू कौन सी, सारी बात करेंगे। उसके अलावा वायरस, वायरोइड्स, वायरस, वायरोइड्स। रस्ट और पाउडर मिल्ड्यू की तो फंजाई होती है, ठीक है ना। रस्ट और पाउडर मिल्ड्यू किससे होती है? फंजाई से। उसके अलावा फाइटोप्लाज्मा, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू भी किससे होती है? फंजाई से। फाइटोप्लाज्मा क्या है अभी आपको बता देंगे, ठीक है। तो एक बार ये आपको इधर एग्जांपल ध्यान रखना है किसमें? ऑब्लिगेट पैरासाइट में। कुछ फैकल्टेटिव में भी अपन ध्यान रखेंगे, जैसे यहां पर पिथियम, फाइटोप्थोरा, पिथियम, पिथियम आपने सुना होगा, पिथियम एफिनिडर्मेटम, सुना है क्या? अरे 4 साल एग्रीकल्चर पढ़ी, सब सुना है, पर सर हम हाँ नहीं करेंगे। डैम्पिंग ऑफ, वेरी गुड, ठीक है। पपीता का आद्र गलन रोग भी कहते हैं, आद्र पतन भी कहते हैं, डैम्पिंग ऑफ पपाया, और बहुत सारी डिजीज में आप क्रॉप्स में आप पढ़ोगे। पिथियम, फाइटोप्थोरा, फाइटोप्थोरा,
रॉट वगैरह में आपके रहता है, ठीक है। उसके अलावा अपन ध्यान रखेंगे पायरिकुलेरिया, पायरिकुलेरिया ब्लास्टोपेडी में होता है, पायरिकुलेरिया। उसके अलावा विल्ट जितनी भी होती हैं, ठीक है, पायरिकुलेरिया ब्लास्ट। उसके अलावा आप ध्यान रखोगे सर्कोस्पोरा, जो टिक्का डिजीज करता है ना ग्राउंडनट में, अरिकेटिकोला और पर्सोनेटम जिसको कहते हो, वो भी इसमें ध्यान रखेंगे। बाकी इनकी पूरी डिटेल आगे आएगी, मैंने तो बस एक बार जिनस लिख रहा हूं इनके। तो ये कौन से किस में एग्जाम में क्वेश्चन में आ जाता है, डिजीज लिखेंगे तब अपन और बात करेंगे। तो कौन से ऑब्लिगेट पैरासाइट, कौन सा फैकल्टेटिव पैरासाइट, तो हमें पता होना चाहिए। कर लिया क्या नोट? आराम से कर लो। डैम्पिंग ऑफ पिथियम की वजह से होती है। लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो किससे होती है? फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो होता है वो इसी की वजह से फैकल्टेटिव पैरासाइट है। कर लिया नोट? पैथोलॉजी में याद करने की चीजें ज्यादा आएगी, याद करने वाली मतलब समझने वाली कम आएगी। पर हमारी एग्रीकल्चर का नाम ही दूसरा याद रख लो, याद करने वाले सब्जेक्ट एग्रीकल्चर, ठीक है। हमने प्लांट ब्रीडिंग पढ़ी, जेनेटिक्स पढ़ी, वो समझने वाले थे, ठीक है। इसमें याद करना ही और करना ही है, कोई इलाज नहीं है उसका। बढ़े आगे, तो एक बार समझ लो वापस। पैरासाइट कौन थे? वो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन ले रहे थे। अब वो लिविंग से लेने वाले कौन कौन से हो सकते हैं? ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेट का मतलब ये हमेशा लिविंग से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, और ऑब्लिगेट वाले ये नॉर्मली तो सेप्रोफाइट है, नॉन लिविंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। लेकिन जब इन्हें नॉन लिविंग नहीं मिलता है, किससे ले लेते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म से, तो इन्हें कहता है फैकल्टेटिव पैरासाइट, ठीक है ना। ये जात बदलू है, बाकी थे तो ये सेप्रोफाइट, लेकिन इन्होंने अपनी जात बदल के बोले हम भी पैरासाइट बनेंगे। बात आ रही समझ में? ये इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के हिसाब से, पीजी के हिसाब से इनके एग्जाम्पल बड़े इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन तो सभी को लगभग पता होती है, पर गड़बड़ हो जाती है डेफिनेशन, इसलिए मैंने बता दिया। हिंदी का ध्यान रखते हैं। विकल्पी परजीवी, इनको बोलते हैं अविकल्पी। विकल्पी परजीवी मतलब इनको परजीवी बनने का विकल्प है, तो वास्तव में क्या है? सैप्रोफाइट, यानी कि हिंदी में कहते हैं मृतोपजीवी। अभी बात करते हैं, ये कर लिया नोट सबने? चलो अगला अपन देखते हैं यहां पर, जिसको कहते हैं सेप्रोफाइट या सेप्रोब कहते हैं। सेप्रोफाइट या सेप्रोब, तो सिंपल सा यहां पर कहते हैं सेप्रोफाइट या सेप्रोब। सेप्रो वर्ड कहीं पर भी आ जाए तो यानी कि ये वो आपके पैथोजन है जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करते हैं नॉन लिविंग यानी कि डेड ऑर्गेनिक मैटर से, यानी कि दे ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल, न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड और नॉन लिविंग मटेरियल जो मर चुका है, ठीक है। जैसे आपके कोई प्लांट, क्या होता है कि आपने क्रॉप काट दी, पड़ी हुई आपकी फसल के पौधे पड़े हैं, वो सूखा आपका मक्का है उसका वो पड़ा रहता है स्ट्रो, तो वो वहां से फिर ये न्यूट्रिशन लेते हैं। कौन से वाले? सेप्रोफाइट वाले। तो ये अपने को ध्यान रखना। अब ये भी दो तरीके के होंगे, इसमें एक तो होंगे ऑब्लिगेट वाले, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट, यानी कि ये हमेशा किससे न्यूट्रिशन लेंगे? ऑब्लिगेट मतलब नॉन लिविंग से ही लेंगे। किससे लेंगे? नॉन लिविंग से। इनको लिविंग करेंगे तो काम नहीं चलाएंगे, ये नॉन लिविंग से ही लेंगे। यानी कि कैन लीव एंड मल्टीप्लाई, कैन लीव, या सिंपल सा अपन तो कहें ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम, ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम नॉन लिविंग मटेरियल ओनली, न्यूट्रिशन फ्रॉम नॉन लिविंग मैटर या नॉन लिविंग मटेरियल। ये भी उसूल वाले हैं, लेकिन हम कहें, ये क्या कहेंगे कि हम नॉन लिविंग से ही न्यूट्रिशन लेंगे, लिविंग से कभी भी नहीं लेंगे। दूसरे आ जाएंगे फैकल्टेटिव, इनको एक नाम और दे सकते हो आप, इनको बोल दिया जाता है कई बार नेक्रोट्रॉफ बोल देते हैं।
अच्छा सा नाम है, कहीं अच्छे एग्जाम में यूज हो सकता है। नेक्रोट्रॉप, जैसे उनको बायोट्रॉप बोला था ना, इनको नेक्रोट्रॉप बोलते हैं। ठीक है, नेक्रो का मतलब ही होता है डेथ, नेक्रोसिस बोलेंगे अपन। तो नेक्रो का मतलब डेथ, और ये किससे ले रहे हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर या नॉन लिविंग से। दूसरा यहां पर कहेंगे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, या इनको अपन एक और कह सकते हैं पार्शियल बायोट्रॉप, फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, या इनको ऐसा भी कह सकते हैं हेमी बायोट्रॉप, और ज्यादा अच्छा नाम होगा हेमी बायोट्रॉप्स। अच्छा, अब इनका नाम कैसे ध्यान रखेंगे कि इनके नाम में बोला फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, मतलब वास्तव में क्या है ये? पैरासाइट। वास्तव में क्या है? पैरासाइट। लेकिन जब लिविंग नहीं मिलेगा तो किससे काम चला लेंगे? नॉन लिविंग से। तो अपन यहां पर कहेंगे live as parasite, but in certain condition, live as parasite, but in certain condition they can obtain nutrition, certain condition they can obtain nutrition from non-living matter. ये हो गए आपके फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट, वास्तव में पैरासाइट, लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं मिला तो बोले कि हम ये भी दल बदलू है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? अपना न्यूट्रिशन नॉन लिविंग से भी काम चला लेंगे। इनके भी एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, इधर ध्यान रखेंगे म्यूकर राइजोपस। ये म्यूकर राइजोपस नॉर्मली कहां देखने को मिलती है? ब्रेड वगैरह पे जो आपको देखने को मिलती है ना। ब्रेड क्या लिविंग है? नहीं है, लेकिन बना लिविंग के प्रोडक्ट से ही है, गेहूं वगैरह से। तो उसपे जो आपको लग जाती है, रोटी पे जो लग जाती है, वो आपके अक्सर यही होती है। दूसरा अपन ध्यान रखेंगे एस्परजिलस, एस्परजिलस। ठीक है, उसके अलावा आपने सुना होगा जो मशरूम वगैरह होता है एगेरिकस, ठीक है, वो भी ऐसे ही होता है। पेनिसिलियम, ये दोनों तो एंटीबायोटिक वाली हो गई। पेनिसिलियम आप तो ध्यान रखोगे। एगेरिकस जो मशरूम वगैरह होता है वो हमेशा न्यूट्रिशन कहां से देते हैं? नॉन लिविंग से। तो ये एग्जाम्पल एगेरिकस अपना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा यहां पर। म्यूकर राइजोपर एस्परजिलस पेनिसिलियम और एगेरिकस, क्वेश्चन सबसे आ जाते हैं वैसे। और इधर एग्जाम्पल एक ध्यान रख लेंगे, स्मट वाली जो डिजीजेस होती हैं, स्मट, वो आपकी किस में आती हैं? फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट में। और भी होंगे एग्जाम्पल, तो डिजीज के साथ बता देंगे आपको, ध्यान रहेगा। तो ये क्लासिफिकेशन समझ में आया नहीं आया? पैरासाइट को दो पार्ट में डिवाइड किया, सेप्रोफाइट को भी दो पार्ट में डिवाइड। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से न्यूट्रिशन लेते हैं वो पैरासाइट है, जो नॉन लिविंग से लेते हैं वो सेप्रोफाइट है या सेप्रोब है। अब पैरासाइट ऑब्लिगेट भी हो सकते हैं, फैकल्टेटिव भी हो सकते हैं। ऑब्लिगेट है वो हमेशा लिविंग से ही न्यूट्रिशन लेंगे। फैकल्टेटिव पैरासाइट वो है जो वास्तव में तो सेप्रोफाइट है, लेकिन जब उन्हें नॉन लिविंग मटेरियल नहीं मिलेगा तो वो आपके लिविंग से काम चला लेंगे। दूसरे आपके हैं वो सेप्रोफाइट या सेप्रोब, जो नॉन लिविंग से न्यूट्रिशन ले रहे हैं। इसमें भी दो है, ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। ऑब्लिगेट है वो हमेशा अपना न्यूट्रिशन नॉन लिविंग से ही लेते हैं, और फैकल्टेटिव वाले हैं वो अपना, जो नॉर्मली होते हैं पैरासाइट, लिविंग से न्यूट्रिशन लेते हैं, लेकिन लिविंग मटेरियल अगर इन्हें नहीं मिला तो अपना न्यूट्रिशन डेड से भी नॉन लिविंग से भी ले सकते हैं। ये दोनों की डेफिनेशन में गड़बड़ होती है फैकल्टेटिव। तो ये ध्यान रखना है कि ऑब्लिगेट सेप्रोफाइट नहीं है, फैकल्टेटिव है, तो ये वास्तव में क्या थे? पैरासाइट। हिंदी के शब्द बड़े इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने बताया था। विकल्पी, उनके पास कोई विकल्प नहीं है, ये वो अविकल्पी, ये विकल्पी। उनके पास कोई विकल्प नहीं है और इनके पास विकल्प है। वास्तव में ये पैरासाइट थे, लेकिन इनके पास सेप्रोफाइट बढ़ने का विकल्प है, इसलिए इनका हिंदी वाला नाम बड़ा अच्छा रहता है। बढ़े आगे, चलो। दो अच्छे टर्म है जिनको एग्जाम में अक्सर यूज कर लिया जाता है, वो है आपके हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी। ठीक है, सेल डिवीजन के टाइम पे किसी ने क्लास में बात करी भी थी। हाइपरप्लेशिया आपके एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव ग्रोथ इन प्लांट्स ड्यू टू
इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स, बहुत सारी सेल्स हो जाती हैं, जैसे कैंसर में ट्यूमर वगैरह में होता है, ट्यूमर बनता है जब भी कैंसर में, तो आपको ये चीजें देखने को मिलती है। हाइपरप्लेशिया जब आपकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है, मतलब नॉर्मल ग्रोथ नहीं है जो प्रॉब्लम करने वाली है, एबनॉर्मल एंड एक्सेसिव ग्रोथ इन प्लांट्स ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स और इंक्रीज इन नंबर ऑफ साइज ऑफ सेल, ठीक है, आपकी सॉरी इंक्रीज इन साइज ऑफ सेल, सेल की साइज बढ़ेगी। पहले तो क्या हुआ, 1 से 50 सेल्स बन गई तो एक्सेस एबनॉर्मल ग्रोथ होगी। दूसरा होगा कि सेल नॉर्मल ही ये थी तो ये बढ़ गई, तो ये भी क्या हुई, एबनॉर्मल ग्रोथ हुई। और इन्हें बोलते हैं हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी, दोनों एग्जाम के हिसाब से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसी पर अपन आ जाते हैं। तो यहां पर बात करें सीधा सा, हाइपर प्लेशिया, हाइपर मतलब कम होता है ज्यादा, और हाइपो मतलब, तो ये बड़ा सिंपल ध्यान रखना कि इंक्रीज ही होगा, हाइपो सॉरी हाइपर प्लेशिया और हाइपरट्रॉफी। तो सीधा सा अपन डेफिनेशन दोनों में एक ही लिख देंगे, एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू excessive and abnormal growth due to increase in number of cells। चाहे प्लांट में बात करो चाहे एनिमल में करो, तो अपन यहां पर प्लांट की बात करें, वैसे तो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स ऑफ होस्ट। दूसरा हाइपरट्रॉफी, ट्रॉफी मतलब साइज बढ़ना, ठीक है, तो यहां पर कहेंगे सेम लाइन, एक्सेसिव एंड एबनॉर्मल ग्रोथ ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ होस्ट सेल्स। ऊपर की लाइन सेम है, नीचे वाली चेंज हो जाएगी हाइपरप्लेशिया और हाइपरट्रॉफी में। तो साइज और नंबर, ये इतना सा मेन डिफरेंस है, और इसको भी एग्जाम में क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अगला सभी को पता है वेक्टर, सब जानते हैं, वो इंडिविजुअल जो किसी पैथोजन को ट्रांसमिट करता है, ट्रांसफर करता है, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर। तो सिंपल सा लिख देते हैं, इंडिविजुअल विल ट्रांसमिट द पैथोजन। बिल्कुल धीरे, बहुत सिंपल चीज है इसलिए स्पीड मैं लिखवाने का तो टाइम देता हूं ना। अरे तो एक साथ अभी तुम्हें रोकूंगा, अरे चल तू नोट कर ले। तो मेरी बात तो सुन, कि 4 लिख के मैं टाइम नहीं दूंगा लिखने का, समझ, सिंपल चीज चल रही है इसलिए इसको हल्का सा अपन ने लिया, कोई बात नहीं। वेक्टर तो सभी को पता है क्या होता है वेक्टर, बड़ा आसान सा है, इंडिविजुअल दैट ट्रांसफर, इंडिविजुअल दैट ट्रांसफर पैथोजन, उसे क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं, बड़ा आसान सा है, ठीक है। दूसरा अपन यहां पर ध्यान रखते हैं, एक साथ पूरा बोर्ड का लोड कर लिया करो, इसीलिए चिंता मत करा करो, ठीक है। अगला होता है जिसे कहते हैं इटियोलेशन, क्या कहते हैं, इटियोलेशन। इटियोलेशन का मतलब होता है प्लांट्स में येलोइंग आती है, पीलापन आ जाता है, लेकिन उसका कारण जो है वो है ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट, लाइट की एब्सेंस होने की वजह से, प्रकाश नहीं होने की वजह से प्लांट्स में जो पीलापन आता है, येलोइंग आते हैं। आप कोई पौधा है, कोई प्लांट है, आप अंदर रख दो बंद कमरे में, वो थोड़े दिन में पीला भी पड़ जाएगा, तो उसका जो रीजन है, और उस प्रोसेस को बोलेंगे इटियोलेशन। तो यानी कि येलोइंग इन प्लांट्स, येलोइंग इन प्लांट्स ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट। ध्यान रहेगा, नोट कर लो एक बार। बढ़े आगे, ठीक है।
तो चलो बड़ा सिंपल सा है इटियोलेशन। अब ऐसा ही एक और होगा, एक तो येलोइंग हुई प्लांट्स के अंदर जहां पर किसकी वजह से, लाइट की एब्सेंस होने की वजह से। एक येलोइंग होती है येलोइंग इन प्लांट्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल खत्म हो गया। भाई आपको पता है ग्रीन कलर किसकी वजह से होता है, क्लोरोफिल की वजह से। तो फिर क्लोरोफिल अगर खत्म हो गया और उसकी वजह से अगर आपके हो रहा है तो उसे कहेंगे क्लोरोसिस। क्या कहेंगे, क्लोरोसिस। इसको बोलते हैं पांडुरता और उसको बोलते हैं हरिमाइनता। ठीक है, तो उसको अपन देख लेते हैं, क्लोरोसिस पांडुरता बोलते हैं। इटियोब्लास्ट आपको बताया था, इटियोब्लास्ट तो जहां पर वो आपके ऐसे प्लास्टिड जिनमें आपके क्या होता है, वो इटियोब्लास्ट क्यों बनते हैं, जब आपके इटियोब्लास्ट नॉर्मली बनते हैं रूट्स में। क्या रूट्स में कोई आपके लाइट होती है क्या, अंदर तो जमीन में तो अंधेरा ही है, तो इटियोब्लास्ट नॉर्मली कहां होते हैं, रूट में। तो वो क्या, वहां क्या हो रहा है, क्या ग्रीन कलर आ रहा है, नहीं हो रहा है, तो वो इटियोलेशन और इटियोप्लास्ट उसी से रिलेटेड वर्ड हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अगला है क्लोरोसिस। क्लोरोसिस, येलोइंग ऑफ प्लांट्स ड्यू टू, येलोइंग ऑफ प्लांट्स ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के नष्ट हो जाने की वजह से जिसे आप येलोइंग हो जाए उसे कहते हैं क्लोरोसिस। एक होता है नेक्रोसिस। क्या कहते हैं, नेक्रोसिस। नेक्रो का मतलब थोड़ी देर पहले मैंने बताया, डेथ। तो यहां पर कहते हैं डेथ ऑफ लोकलाइज्ड टिश्यूज और सेल्स, डेथ ऑफ लोकलाइज्ड टिश्यूज एंड सेल्स। बताता हूं क्या होता है टिश्यूज एंड सेल्स। ठीक है, और एक डेफिनेशन लास्ट हम ले रहे हैं अपन एक साथ, बता रहा हूं, पैथोवार। क्या कहते हैं, पैथोवार। पैथोवार का मतलब होता है पैथोजन की वैरायटी, पैथोजन की वैरायटी। और स्पेशली ये टर्म यूज होता है बैक्टीरिया के अंदर, पीवी करके अपन कहते हैं। ठीक है, जैसे आप बोलते हो, ध्यान से सुनो इधर, फिर नोट कर लेना, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्री। ये पैथोजन कौन सी डिजीज करता है, सिट्रस कैंकर। ठीक है, तो पैथोवार मतलब पैथोजन तो वही है, ज़ेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस, लेकिन अगर पैथोवार सिट्री वाला है तो वो सिट्रस के अंदर ही डिजीज करेगा। तो ये अपन सीधा सा बैक्टीरिया का सब डिवीजन है, तो ऐसा कह सकते हैं ए सब डिवीजन ऑफ पैथोजेनिक स्पीसीज, सब डिवीजन ऑफ पैथोजेनिक स्पीसीज of bacteria, a subdivision of pathogenic species of bacteria that can infect a particular, ऊपर की बात पूरी बता रहा हूं, बैक्टीरिया that can infect particular species or genus of a plant। एग्जाम्पल लिख लेते हैं, Xanthomonas एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्री। ध्यान रखना है एक्सोनोपोडिस है, पोडिस वो इसके साथ मिक्स हो रहा है, इसको मैं इस तरीके से एक्सोनोपोडिस नोट करो, बताता हूं इसका कौन सी डिजीज करता है, सिट्रस कैंकर। जीनस, तो इसके अंदर दो टर्म और अपन ने लिए, एक लिया क्लोरोसिस, तो समझ में आ गया येलोइंग हो रही प्लांट्स में किसकी वजह से, क्लोरोफिल ही अगर नष्ट हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया तो उसकी वजह से। दूसरा एक है नेक्रोसिस, नेक्रो का मतलब ही होता है डेथ, डेथ हो रही है लोकलाइज टिश्यूज की या सेल्स की। लोकलाइज मतलब एक पर्टिकुलर जगह पे,
आप कई बार देखोगे प्लांट्स के अंदर ऐसे सिम्टम मिलेंगे कि लीफ का एक पर्टिकुलर पार्ट है जहां पर सूखा सूखा सा दिखेगा, बाकी लीफ पूरी ग्रीन होगी। तो उस जगह के एक स्थानिक, लोकलाइज का मतलब होता है स्थानिक, उस पर्टिकुलर जगह के टिश्यूज और सेल की डेथ हो चुकी है, तो वो क्या हो गया आपका, नेक्रोसिस हो चुका है। ठीक है। पैथोवार, पैथोवार कहां पर यूज होता है, स्पेशली बैक्टीरिया में। तो ये पैथोजेनिक स्पीसीज कोई भी जो आपकी डिजीज करती है उसका एक सब डिवीजन है जो इन्फेक्ट करेगा एक पर्टिकुलर स्पीसीज को या फिर जिनस को। जैसे यहां पर आपने बोल दिया है कि भाई एजेंथोमोनास एक्सोनोपोडिस पैथोवार सिट्री, मतलब ये सिट्रस से रिलेटेड, यानी कि सिट्रस वाले जितने भी उस जिनस में जो भी आपके आ रहे हैं उन सभी के अंदर ये आपकी डिजीज सिट्रस कैंकर करेगा। ऐसा कई जगह देखने को मिलेगा। ठीक है। और फंजाई में एक टर्म यूज होगा जिसे, जैसे आप कहते हो फ्यूजारियम ऑक्सीस्पोरियम फॉर्मा स्पेशलिस्ट, ठीक है, मालवेसियरम, या अलग अलग तरीके से आप कॉटन में बोलते थे विल्ट वगैरह के लिए, तो वहां पर वर्ड होता है या तो सब स्पीसीज लिख देते हैं या फिर बोलते हैं फॉर्मा स्पेशलिस्ट, तो वो वर्ड वहां पर FSP करके अपन लिखते हैं, और PB करके लिखते हैं तो वो बैक्टीरिया में आता है जिसको कहते हैं पैथोवार वैरायटी, पैथोजन की एक पर्टिकुलर वैरायटी जो इस पर्टिकुलर स्पीसीज में या जिनस में ही डिजीज करेगी। क्लियर है बात, सिंपल सी टर्मिनोलॉजी है, आप पढ़ के आना, अगली क्लास में डाउट हो स्पेशली फैकल्टेटिव वाले देख के आना। अगली क्लास में टर्मिनोलॉजी की बात अपन ने कर ली, आगे अपन डिजीजेस के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। अरे चंद्रपाल फास्ट है, चंद्रपाल ही है ना नाम तेरा? तो फिर